हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे तारक काय या तारक केंद्र के बारे में। पिछली क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतरपदवी जालिका, राइबोसोम इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तारक काय या तारक केंद्र किसे कहते हैं। तो तारक काय होता है वो कैसे बनता है? तारक केंद्र से मिलकर बनता है। तो दो तारक केंद्र मिलकर क्या करते हैं? तारक काय का निर्माण करते हैं। और जो दो तारक केंद्र होते हैं वो कैसे स्थित होते हैं? एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, यानी कि इस प्रकार से दो तारक केंद्र स्थित होते हैं तथा ये दो तारक केंद्र मिलकर क्या करते हैं? तारक काय का निर्माण करते हैं। और इसमें तारक केंद्र में क्या होता है? परिकेंद्रित द्रव्य भरा रहता है। जिस प्रकार से केंद्रक में केंद्रक द्रव्य भरा रहता है, कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, इसी प्रकार से इसमें क्या होता है? परिकेंद्रित द्रव्य भरा रहता है। और ये जो दो तारक केंद्र होते हैं, तारक काय क्या होता है? दो तारक केंद्र से मिलकर बना होता है। तो ये जो दो तारक केंद्र होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहियों के जैसी इसकी संरचना होती है। यानी कुल मिला के तारक केंद्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बैलगाड़ी के पहियों के जैसी संरचना होती है तथा एक दूसरे के कैसे स्थित होते हैं? इस प्रकार से लंबवत स्थित होते हैं। और ये मिलकर दो तारक केंद्र मिलकर क्या करते हैं? तारक काय का निर्माण करते हैं। तो तारक काय दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं तथा जिसे हम क्या कहते हैं? तारक केंद्र कहते हैं। ये दो क्या है? तारक केंद्र है। इसमें क्या होता है? अक्रिस्टलीय परिकेंद्रित द्रव्य भरा रहता है। तारक केंद्र में क्या होता है? अक्रिस्टलीय परिकेंद्रित द्रव्य भरा रहता है। तारक केंद्र तारक काय के एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? दोनों तारक केंद्र इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इनकी संरचना बैलगाड़ी के पहियों के जैसी होती है। तारक केंद्र क्या होता है? संख्या में 9 होते हैं। तारक केंद्र जो होते हैं ना परिधि में स्थित होते हैं तथा संख्या में कितने होते हैं? 9 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होते हैं तथा ये क्या होते हैं? त्रिक संरचना से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। ए बी ए के ऊपर बी और बी के ऊपर सी, इस प्रकार से ये क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 9। और ये 9 है ना जो समान दूरी पर स्थित होते हैं। दोनों सबकी 9 की दूरी जो होती है वो समान होती है। तो बैलगाड़ी के तारक केंद्र संख्या में 9 तथा समान दूरी पर ये स्थित होते हैं। ये परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने हुए होते हैं। प्रत्येक सूत्रक जो होते हैं एक त्रिक होते हैं और पास में क्या होता है? त्रिक आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं? जैसे कि ये ए, ये बी और ये सी, ये एक त्रिक बन गया और ये परिधि में 9 ट्यूबुलिन संरचना बन गई। 1 2 3 ये 9 ट्यूबुलिन संरचना बन गई। ये क्या करेंगे? आपस में जुड़े हुए रहेंगे। किस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे? जैसे ए से जुड़ा हुआ रहेगा, ए सी से जुड़ा हुआ रहेगा तथा सी से जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाते हैं और ये जेड प्रकार की आकृति बना देते हैं। जैसे ये ए से जुड़ गया, ए सी से जुड़ गया तथा सी से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। तो ये क्या बन गया? जेड बन गया। ये जेड बन जाता है। तो ये इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो त्रिक बनता है ए बी सी, ये जो त्रिक बनता है ये क्या करता है? केंद्र में जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है? अरीय दंड से जुड़ा हुआ रहता है। और अरीय दंड किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये इस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो तारक केंद्र संख्या में क्या होते हैं? 9 होते हैं जो समान दूरी पर स्थित होते हैं। और ये किससे बनते हैं? ट्यूबुलिन सूत्रों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परिधि सूत्रक क्या होता है? एक त्रिक होते हैं। ए बी सी त्रिक हो गया, एक ए एक बी और एक सी हो गया और तीनों आपस में क्या हुआ है? जुड़े हुए रहते हैं। पास में क्या होता है? ये त्रिक आपस में जुड़े होते हैं और ये त्रिक भी क्या होते हैं? एक दूसरे से इस प्रकार जेड आकृति में ये जुड़े हुए रहते हैं। तारक केंद्र क्या होता है? इसका क्या कार्य होता है? ये पक्षमाभ और कशाभिका, हमने फ्लेजिला और सीलिया पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? ये कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि होती है तब भी फ्लेजिला और कशाभिका का निर्माण होता है। तो जो आधार काय होती है, यानी कि ये कोशिका झिल्ली होती है, इससे ही तो फ्लेजिला या सीलिया निकलते हैं। तो ये क्या होता है? ये आधार भाग से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि ये बेसल बॉडी होती है, यहाँ से ये जुड़े रहते हैं। इसके बाद हुक आता है और हुक के बाद में क्या होता है? तर्कु तंतु होते हैं। तो ये जो आधार काय का निर्माण करते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? तारक काय ही निर्माण करते हैं। तो तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका का आधार काय कौन बनाता है? तर्कु तंतु बनाते हैं। जंतु कोशिका में विभाजन, जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तब भी क्या होता है? तर्कु उपकरणों का यूज होता है। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग, यानी कि जो अग्र आगे वाला जो भीतरी भाग होता है ना, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है और इसे हम क्या कहते हैं? धुरी कहते हैं। ये परिधि एक त्रिक की नलिका से प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये जो जुड़ने वाला जो होता है केंद्र से, ये जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अरीय दंड का, इनको अरीय दंड कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम केंद्रक के बारे में।
हमने पढ़ा है केंद्रक कहाँ पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, तथा कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं, जैसे यकृत में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे कंकाली पेशियों में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हर कोशिका में एक केंद्रक तो पाया ही पाया जाता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे संवहनी पादप जो हमने पढ़े थे, आवर्त बीजी पादप पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे हम, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संवहनी पादप कहा जाता है। तो संवहनी पादप कोशिका में क्या होता है, चालनी नलिकाएं होती है, उनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। मनुष्य में क्या होता है, आरबीसी पाई जाती है, तो जिस आरबीसी में भी क्या होता है, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, वरना जितनी भी कोशिकाएं होती है उसमें क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी कोशिका एक या एक से अधिक हो सकती है, अधिक किसमें होगी, यकृत में होगी या कंकाली पेशियों में पाई जाएगी। यकृत की कैसी केंद्र की कैसी संरचना होती है, ये दो झिल्लियों से ये घिरा हुआ रहता है, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली में क्या होता है, बाहरी झिल्ली से क्या जुड़ी रहती है, अंतरपरदवी जालिका जुड़ी हुई रहती है। अंतरपरदवी जालिका हमने पढ़ी है, दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। केंद्रक झिल्ली से जो अंतर्पदवी जालिका नीचे की तरफ जुड़ी हुई रहती है, उस पे क्या होता है, राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। बाहरी झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली में क्या होता है, 10 से 50 नैनोमीटर का एक अवकाश पाया जाता है, जिसे हम परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। तो केंद्रक की संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से केंद्रक की संरचना होती है। केंद्रक गोलाकार होता है, केंद्र के बाहरी झिल्ली के वहां पे क्या जुड़ी हुई रहती है, अंतर्परदेवी जालिका जुड़ी रहती है। इस प्रकार से अंतर्परदेवी जालिका जुड़ी हुई रहती है। नीचे की तरफ क्या होता है, राइबोसोम जुड़े हुए रहता है, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। बाहरी जो केंद्रक झिल्ली होती है उसमें क्या होते हैं, कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों का क्या कार्य है, इससे क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होते हैं, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में, क्योंकि केंद्रक का होता है कोशिका में होता है, और कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, तो जो आरएनए हो गए, प्रोटीन हो गए, वो क्या होगा, केंद्रक द्रव्य से क्या होगा, कोशिका द्रव्य में जाएंगे, और कोशिका द्रव्य से क्या होगा, केंद्रक द्रव्य में आते जाते रहेंगे। इसलिए क्या होता है, बाहरी झिल्ली में क्या होता है, कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ये आंतरिक झिल्ली तथा बाह्य झिल्ली में क्या होता है, घेप होता है, कितना, 10 से 50 नैनोमीटर का। इसे हम परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। केंद्र में क्या होता है, धागेनुमा संरचना दिखाई देती है हमें। ये धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है। केंद्रक में क्या होता है, केंद्रिका पाई जाती है, और ये केंद्रिका होती है ना, इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये क्या होती है, केंद्रक द्रव्य में घुली हुई रहती है, इसमें कोई प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अठारह ईस्वी में करी थी। एक फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा था, क्षारीय रंग के अभिरंजक से इन क्रोमेटिन तंतुओं को सबसे पहले रंगा था। तो इसलिए इस क्रोमेटिन तंतुओं को रंगने का काम किसने करा था, फ्लेमिंग ने। तो एक फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे। क्षारीय रंग से इन तंतुओं को रंगा था, जिसे क्रोमेटिन नाम दिया। केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
तथा एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक किसमें पाए जाएंगे? यकृत में या कंकाल पेशियों में पाए जाएंगे। एक से अधिक केंद्रक यकृत में, हमारे लीवर में एक से अधिक केंद्रक होते हैं तथा हमारी कंकाल पेशियों में, स्केलेटन में भी होते हैं। जिसे हम बहुकेंद्रक कहते हैं। मनुष्य की आरबीसी में तथा संवहनी पादपों की चांदनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो मतलब केंद्रक किसमें एक से अधिक पाया जाएगा? यकृत में पाया जाएगा तथा किसमें पाया जाएगा? कंकाल पेशियों में पाया जाएगा। और केंद्रक किसी में नहीं पाया जाएगा? मनुष्य के आरबीसी में नहीं पाया जाएगा तथा संवहनी पादप जिसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, सबसे विकसित प्रकार के पादप आवर्त बीजों में क्या होता है? चालनी नलिकाएं पाई जाती। तो उन चालनी नलिकाओं में क्या होगा? केंद्रक नहीं पाए जाएंगे। केंद्रक केंद्रक में क्या होता है? दो झिल्लियां पाई जाती है, दो बाहरी आवरण पाए जाते हैं। तथा इनके मध्य परिकेंद्रीय अवकाश होता है, यानी कि ये दो झिल्लियां बाहरी तथा आंतरिक, इनमें इसके बीच में जो अवकाश पाया जाता है, यानी कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। कितना गैप होता है उसमें? 10 से 50 नैनोमीटर का। केंद्रक में क्या होते हैं? केंद्रक में केंद्रिका नामक संरचना होती है। इसमें क्या होता है? कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक में केंद्रिका उपस्थित होती है तथा यह केंद्रक द्रव्य से घिरी रहती है। यानी कि केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। वैसे ही कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये जो केंद्रिका है, ये किससे घिरी हुई है? बिल्कुल केंद्रिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से घिरी हुई संरचना होती है। केंद्रक की बाहरी झिल्ली से अंतरप्रदवी जालिका जुड़ी रहती है।
जहां पे प्रोटीन संश्लेषण होता है। तथा बाहरी झिल्ली पर क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। और इन सूक्ष्म छिद्र का क्या काम होता है? आरएनए तथा न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटीन को केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में लाने का काम करते हैं। केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में तथा कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में लाने का काम करते हैं। अब क्या होता है, केंद्रक में क्या कोशिका का जब विभाजन होता है तब क्या होता है, केंद्रक का भी विभाजन होता है। तो ये जो क्रोमेटिन नामक तंतु होते हैं इसमें हमें क्या दिखाई देता है, डीएनए तथा गुणसूत्र जैसी संरचनाएं दिखाई देती है तथा इस गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो क्या होता है, कोशिका जब विभाजित होती है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन तंतुओं में हमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। यानी हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, कुंडलित जो डीएनए घूमी हुई जो संरचना होती है हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तथा हमें क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है तब क्रोमेटिन तंतुओं में हमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन जैसी संरचना हमें दिखाई देती है। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तथा गुणसूत्र में क्या होता है, संकीर्णन होता है। यानी कि ये जब मुड़ते हैं, संकीर्ण होता है, तब इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है, संकीर्णन होता है, तो उसे हम गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर इनको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है।
मतलब क्या होता है, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन तंतु पाया जाता है। अब क्या होता है, केंद्र का कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। तो विभाजन होता है तो केंद्र का भी विभाजन होता है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन तंतु जब केंद्र का जब विभाजन होता है तब क्या होता है, क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं ना, उसमें हमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। अब केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है, संकीर्णन हो जाता है, यानी कि थोड़े मुड़ जाते हैं। तो इसकी जो मुड़ी हुई अवस्था होती है उसमें क्या होता है, एक बिंदु समान संरचना की बिंदु जैसी हमें संरचना दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। और गुणसूत्र बिंदु के आधार पर इनको चार चार भागों में इनको बांटा गया है। यानी ये गुणसूत्र बिंदु कहाँ कहाँ पे हो गए, मध्य केंद्र की। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल बीच बीच में स्थित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, गुणसूत्र बिंदु। ये दो भुजाएं, उनके बिल्कुल बीच में गुणसूत्र बिंदु स्थित होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मध्य केंद्र की कहेंगे। दूसरी होती है उपमध्य केंद्र की। उपमध्य केंद्र की में क्या होता है, ये मध्य से हटकर क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे निकल जाता है। इससे क्या होगा, एक भुजा थोड़ी छोटी तथा एक भुजा थोड़ी छोटी तथा एक भुजा थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हटकर यहाँ आ जाता है, यानी कि एक भुजा थोड़ी छोटी तथा एक लंबी हो जाती है। फिर होता है अग्र केंद्र की। अग्र केंद्र की में क्या होगा, अग्र केंद्र की में क्या होगा, गुणसूत्र की भुजा, पीछे वाली जो भुजा होगी वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तथा आगे वाली भुजा बहुत कम, बहुत छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था हो जाती है। और चौथा होता है अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र की में आगे आगे में भुजा हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, गुणसूत्र की चार प्रकार की इनमें अवस्थाएं हो जाती है। क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, तब क्या होता है, क्रोमेटिन तंतुओं में क्या दिखाई देता है, हमें हिस्टोन प्रोटीन दिखाई देता है तथा क्या होते हैं, डीएनए हमें दिखाई देते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र को क्या होता है, केंद्रक मतलब गुणसूत्र में क्या होता है, संकीर्णन होता है। तो उसे हम संकीर्णन को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र को क्या बताया गया है, चार प्रकार बताए गए हैं। एक होता है मध्य केंद्र की। इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र बिंदु होता है जो बिल्कुल मध्य में आ जाता है तथा भुजाएं जो होती है, दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती है। तो ये बिल्कुल भुजा बराबर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मध्य केंद्र की। उपमध्य केंद्र की किसे कहेंगे, भुजा जो होगी वो क्या होगी, आगे मतलब थोड़ा सा ये खिसक जाएगा, दोनों भुजा बिल्कुल बराबर रहेगी, यानी कि पर थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाएगा, आगे वाली भुजा थोड़ी छोटी तथा पीछे वाली भुजा थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम इसे कहेंगे मध्य उपमध्य केंद्र की। फिर हम कहेंगे अग्र केंद्र की। तीसरी गुणसूत्र की अवस्था कौन सी होगी, उपमध्य केंद्र की। इसमें क्या होगा, आगे वाली भुजा थोड़ी छोटी तथा पीछे वाली भुजा बहुत लंबी हो जाएगी तथा होगा अंत केंद्र की। इसमें क्या होगा, आगे वाली जो भुजा होगी बिल्कुल छोटी तथा दूसरी वाली जो भुजा होगी वो बहुत लंबी हो जाएगी, पीछे वाली भुजा एक पूंछ की तरह बन जाएगी, तो हो जाएगा वो अंत केंद्र की। हमारा चैप्टर होता है पूरा। हम नेक्स्ट क्लास में अगला वाला चैप्टर पढ़ेंगे।